दूसरा मंजर। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अपने क़यामगाह के कुशादा कमरे में बैठा है। सामने की मेज़ पर उसके बाएं हाथ टेबल लैंप रोशन है। उसके करीब चंद फाइलें पड़ी हैं। दरवाजे के ऊपर घड़ियाल 10 बजा रहा है। शास्त्री की कुर्सी के पीछे दीवार पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर के नक्शे आवेजा हैं। दाएं हाथ उसका सेक्रेटरी खड़ा है। उसके चेहरे पर परेशानी और इज़्तिराब के आसार नजर आते हैं। वो एक फाइल उठाता है, लेकिन फिर वहीं रखकर सेक्रेटरी की तरफ मुतवज्जे होता है और कहता है, मिस्टर चमन अभी तक नहीं आए। तुम्हें यकीन है कि वो घर से रवाना हो चुके हैं? सेक्रेटरी, महाराज, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने यही जवाब दिया था कि वो रवाना हो चुके हैं। कमरे का दरवाज़ा खुलता है। मिस्टर चमन और मिसेस इंदिरा गांधी कमरे में दाखिल होते हैं और हाथ बांध कर नमस्कार करते हैं। शास्त्री, नमस्कार महाराज। नमस्कार श्रीमती जी, तशरीफ रखिए, आपने बहुत देर की। वजीर दिफा मिस्टर चमन, महाराज, आपके टेलीफोन के फौरन बाद वजीर इत्तलाआत का फ़ोन आया कि आपकी तरह से वो भी काफ़ी परेशान थी, और जब उन्हें मैंने ये बताया कि मैं आपके पास जा रहा हूँ तो उन्होंने भी मेरा साथ देने की ख्वाहिश जाहिर की। इसलिए मैं पहले उनके यहाँ गया। जब वहाँ पहुँचा तो घर से फ़ोन आया कि वज़ीर दाखिला मुझे तलाश कर रहे हैं। मैंने जवाब दिया कि वो भी प्रधानमंत्री के पास पहुँच जाए। शास्त्री, आपने बहुत अच्छा किया। मैंने आपको बेवक्त तकलीफ दी है, लेकिन मैं बहुत परेशान था। वजीर दिफा, महाराज, हम सब बहुत परेशान हैं। आपका फ़ोन आने से पहले मैं भी ये सोच रहा था कि आज रात हमें एक ही जगह सोना चाहिए, लेकिन अब सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। कल शाम तक हम सबकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। थोड़ी देर हुई मुझे जनरल चौधरी का टेलीफोन आया था कि मैं कल दोपहर का खाना लाहौर में खाऊंगा। शास्त्री, जनरल चौधरी ने मुझे भी फ़ोन किया था और मैंने उसे ये जवाब दिया कि काश मैं तुम्हारा बैरा होता। चंद घंटे पहले जब उन्होंने मुझसे ज़ुबानी ये बात कही थी तो मुझे ये यकीन नहीं आता था। वज़ीर इत्तलाआत इंदिरा गांधी, महाराज, उन्होंने मुझे भी ये खुशखबरी सुनाई थी और मैंने ये जवाब दिया था कि अगर मैं भारत की वज़ीर इत्तलाआत न होती तो अपने हाथों से अपने बहादुर सिपह सालार का भोजन तैयार करती। शास्त्री, चमन जी, जनरल चौधरी अखबार नवीसों को भी ये खुशखबरी दे चुके हैं, लेकिन अब हम आपस में बातें कर रहे हैं। आपको यकीन है कि वो कल ही लाहौर पहुंच जाएंगे? वजीर दिफा, शास्त्री, आपका कोई शुबा है? शास्त्री, नहीं, मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए पूछ रहा था। वजीर दिफा, महाराज, आप सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि आपको जंग का कोई तजुर्बा नहीं। शास्त्री, जंग का हम में से किसी को भी तजुर्बा नहीं। वजीर दिफा, जनाब, ताकत को तजुर्बे की जरूरत नहीं। हम 18 साल से इस जंग की तैयारियां कर रहे हैं। जब हमारे टैंकों की मीलों लंबी कतार आग बरसाती हुई पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगी और आसमान से हमारे हवाई जहाज बमबारी करेंगे, तो आपको सिर्फ इस बात का अफसोस होगा कि ये खेल इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गया है। आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं फौजी नहीं हूँ, लेकिन मेरे बुजुर्गों ने पानीपत की जंग में हिस्सा लिया था। शास्त्री, भगवान के लिए बार बार पानीपत का जिक्र ना किया करो। उस जंग में हम बुरी तरह पिटे थे। वजीर दिफा, महाराज, हम इसलिए पिटे थे कि उस जमाने में हवाई जहाज और टैंक इजाद नहीं हुए थे और किसी बड़ी ताकत ने हमें मुसल्ले नहीं किया था। लेकिन अब हम पानीपत की शिकस्त का बदला ले सकेंगे। मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि यूएनओ की फौरी मुदाखलत के बायस कहीं आप हमारी अफवाज की पेश कदमी रोकने पर मजबूर ना हो जाएं।
शास्त्री, अगर हमारे जर्नल लाहौर में दोपहर का खाना खाने का प्रोग्राम बना सकते हैं तो यूएनओ की मुदाखलत से पहले पाकिस्तान की किस्मत का फैसला हो चुका होगा। वजीर इत्तलात, चमन जी आप मुतमईन रहें, अगर पाकिस्तान फतह करने की मुहिम में चंद घंटे या चंद दिन की ताखीर भी हो जाए तो भी हम किसी दिक्कत के बगैर यूएनओ को टाल सकेंगे। फिर जिस तरह कश्मीर का मसला भारत का घरेलू मसला बन चुका है, इसी तरह पाकिस्तान का मसला भी हमारा घरेलू मसला बन जाएगा। शास्त्री, क्या ये नहीं हो सकता कि जनरल चौधरी लाहौर में कल दोपहर के खाने की बजाय सुबह के नाश्ते का प्रोग्राम बना लें? अगर ये जंग 2-4 दिन तूल खींच गई और इस अरसे में हिफाजती काउंसिल के नुमाइंदे यहाँ पहुँच गए तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? वजीर इत्तलात, अगर मेरे पिताजी कश्मीर के मसले पर 16 या 17 साल यूएनओ को बातों में उलझा सकते थे तो क्या आप 2-4 दिन भी उन्हें मसरूफ नहीं रख सकेंगे? मैं इस बात का जिम्मा लेती हूँ कि जब तक पाकिस्तान की किस्मत का फैसला नहीं हो जाता मैं हिफाजती काउंसिल के नुमाइंदों को ताजमहल और गोलकंडा की सयाहत में मसरूफ रखूंगी। वैसे मुझे यकीन है अक़वाम मुत्तहिदा की बड़ी ताकतें भारत को परेशान करने की जुर्रत नहीं करेंगी। वजीर दाखिला गुलजारी लाल नंदा हाँफता हुआ कमरे में दाखिल होता है। नमस्कार महाराज। अरे नहीं, आप बैठे रहे। मैं फौरन यहाँ पहुँचना चाहता था, लेकिन सेठ मूलचंद और सेठ धनीराम ने घर से निकलते ही मेरा रास्ता रोक लिया। मैं उनसे जान छुड़ाना चाहता था कि अखबारात के मालिकों और एडिटरों का एक लश्कर वहाँ पहुँच गया। उन सब की जुबान पर यही सवाल था कि जनरल चौधरी दोपहर का खाना लाहौर खाएंगे या वहाँ शाम की चाय पिएंगे। शास्त्री, मूलचंद और धनीराम से तो कोई बात पोशीदा नहीं रह सकती, लेकिन अखबार वालों को ये कैसे पता चल गया कि जनरल चौधरी कल लाहौर पर हमला कर रहा है? वजीर दाखिला नंदा जी, जनाब, अखबार नवीसों का यह ख्याल है कि जनरल चौधरी लाहौर पर हमला कर चुके हैं। उन्होंने लाहौर की फतह के मुतालिक ज़मीन में भी शाये कर दिए हैं। अगर मैं उन्हें मना न करता तो वो हमले के मुतालिक सरकारी ऐलान से पहले ही ये ज़मीन में फरोख्त कर देते। साहूकार धनीराम और ऑल इंडिया कांग्रेस के सरपरस्त मूलचंद कमरे में दाखिल होते हैं। धनीराम, माफ कीजिए महाराज, ऐसे मौक़ों पर इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है। हमें मालूम है कि आप आज रात बहुत मसरूफ हैं, लेकिन हम आपका ज्यादा वक्त ज़ाय नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि लाहौर कब फतह होगा। शास्त्री, सेठ जी, जब जंग शुरू हो जाएगी तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। कांग्रेस का सरपरस्त मूलचंद, महाराज, आप मुझ पर एतमाद कर सकते हैं। मैं हमले के सरकारी ऐलान से पहले अपनी धर्म पत्नी के सामने भी जुबान नहीं खोलूंगा। लेकिन महाराज, अगर आप मेहरबानी करें तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी और मैं चंद घंटे आराम की नींद सो सकूंगा। आपको मालूम है कि हम हुकूमत को टैक्स देते हैं और कांग्रेस को चंदा भी देते हैं, लेकिन ये कितनी बेइंसाफी है। अखबार के एडिटरों को तो यहाँ तक इल्म है कि जनरल चौधरी कल लाहौर के जिम खाना में शराब उड़ाएंगे। वजीर दिफा, महाराज, अब 2 बजने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद हमारी फौज हमला कर देगी, इसलिए अगर अब इन्हें बता दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। शास्त्री, मेरे ख्याल में इनसे कोई बात पोशीदा नहीं। मूलचंद, भारत माता की जय।
शास्त्री की जय, जनरल चौधरी की जय, श्रीमती इंदिरा गांधी की जय, नंदा जी की जय। शास्त्री, अब तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें रास्ते में नारे लगाने की इजाजत नहीं। धनीराम, चवन जी, आपको यकीन है कि कल लाहौर फतह हो जाएगा और हमारे जर्नैल साहब? वजीर दिफा चवन, सेठ जी मुझे यकीन है। मूलचंद, महाराज, सेठ धनीराम ये पूछना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान बिल्कुल मुकाबला नहीं करेगा? वजीर दिफा चवन, अगर पाकिस्तान ने मुकाबला किया तो भी जनरल चौधरी का दावा गलत साबित नहीं होगा। धनीराम, महाराज, अगर पाकिस्तान ने मुकाबला किया तो मुझे डर है। तुम्हें किस बात का डर है? धनीराम, महाराज, मुझे इस बात का डर है कि अगर पाकिस्तान ने मुकाबला किया तो सचमुच जंग हो जाएगी। वजीर दिफा चवन, तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम झूठ मूठ की जंग करना चाहते हैं? धनीराम, नहीं महाराज, मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि आप 18 साल की तैयारियों के बाद भी झूठ मूठ की जंग करना चाहते हैं। वजीर दिफा चवन, तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो? मूलचंद, महाराज, सेठ धनीराम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इस जंग में हमारा अरबों रुपए का असलहा ज़ाया तो नहीं हो जाएगा? वजीर दिफा चवन, तुम सेठ धनीराम से ज्यादा बेवकूफ हो। भला हमारा असला कैसे ज़ाया हो सकता है? मूलचंद, महाराज, आप मेरा मतलब नहीं समझे। मेरा मतलब ये है कि नेफा वाली बात तो नहीं होगी। वजीर दिफा चवन, मैं तुम्हारा मतलब समझता हूँ, तुम हमारा मोरल खराब करना चाहते हो। धनीराम, महाराज, आप खामखा गुस्से में आ रहे हैं। सेठ मूलचंद सिर्फ इस बात की तसल्ली करना चाहते हैं कि हमारे सिपाही हमारे हथियारों को मुफ्त का माल समझकर ज़ाया तो नहीं कर देंगे। मेरा मतलब है कि हमने जो कीमती तोपें, टैंक, हवाई जहाज, राइफलें और मशीन गनें बाहर से मुफ्त हासिल की हैं, उनके मुतालिक हमारे सिपा सालार और उनके सिपाही कहीं ये तो नहीं समझते कि ये मुफ्त का माल है और अगर ये ज़ाया भी हो जाए तो कोई बात नहीं। मूलचंद, महाराज, सेठ धनीराम ये पूछना चाहते हैं कि आपने सेनापति और फौज के दूसरे अफसरों को ये बात अच्छी तरह समझा दी है ना कि एक टैंक लाखों रुपए का आता है और जेट हवाई जहाज की कीमत उससे भी कई गुना ज़्यादा होती है। सेठ जी, अगर इतनी बड़ी फतह हासिल करने के लिए 2-4 हवाई जहाज या टैंक ज़ाया हो भी जाएं, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मूलचंद, महाराज, 2-4 की कोई बात नहीं, लेकिन सेठ धनीराम को इस बात का डर है हमारा सेनापति कोई ऐसी गलती ना कर बैठे कि हमारे सारे कीमती हथियार दुश्मन के हत्थे चढ़ जाए और हमें मुफ्त का माल ज़ाया करने के बाद इसके बदले नकद सौदे करने पड़े। वजीर दिफा चवन, सेठ जी, तुम ऐसी मनहूस बातें क्यों करते हो? मूलचंद, मैं टैक्स देता हूँ महाराज, और
اس بات کی تسلی چاہتا ہوں کہ مجھے اسلحہ اور بارود خریدنے کے لیے مزید ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کو جنرل چودھری، ایئر مارشل ارجن سنگھ اور فوج کے باقی تمام افسروں اور سپاہیوں کو یہ ہدایت جاری کرنی چاہیے کہ اسلحہ اور بارود بھارت کے روپے سے خریدا گیا ہو، خواہ مفت حاصل کیا گیا ہو۔ اس جنگ کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ ضائع کر دیا جائے۔ وزیر دفاع چون: سیٹھ جی، ہماری فوج کو اسلحے کی قیمت معلوم ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ ایک کارتوس بھی ضائع نہیں کرے گی۔ دھنی رام: کارتوسوں کی تو کوئی بات نہیں مہاراج، وہ آپ شوق سے ضائع کریں، لیکن ٹینکوں، ہوائی جہازوں اور قیمتی توپوں کا خاص خیال رکھیں۔ ایسی چیزیں کسی صورت میں بھی دشمن کے پاس نہیں جانی چاہیے۔ شاستری: سیٹھ جی، اب یہ بحث ختم ہونی چاہیے، ہم اس وقت ضروری کاموں کی طرف توجہ دینا چاہتے ہیں۔ مول چند: بہت اچھا مہاراج، ہم آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کریں گے، بلکہ جانے سے پہلے میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ صبح سے ہر 15-20 منٹ کے بعد آل انڈیا ریڈیو کو جنگ کی خبریں سنانی چاہیے، ورنہ پرجا یہ خیال کرے گی کہ ہماری پیش قدمی رک گئی ہے۔ ہر خبر کے ساتھ جے ہند کے نعرے لگائے جائیں۔ پھر جب جنرل چودھری لاہور میں داخل ہوں تو لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اب ان کا جلوس فلاں سڑک پر سے گزر رہا ہے، اب وہ فلاں جگہ شراب پی رہے ہیں اور اب وہ کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ کھانے کے دوران بینڈ بجتا رہے اور دسترخوان کی سبزیوں اور ترکاریوں پر تبصرہ بھی ہوتا رہے۔ شاستری: مجھے یقین ہے کہ وزیر اطلاعات ان باتوں کا خیال رکھیں گی۔ مول چند: شریمتی جی، آپ یہ باتیں غور سے سنیں، اور ہاں، اس جنگ کی فلم بھی تیار کر لی جائے، اور اس فلم میں مال روڈ اور مکلوڈ روڈ اور انارکلی میں بھارتی فوج کو مارچ کرتے ہوئے دکھایا جائے۔ وزیر اطلاعات اندرا گاندھی: سیٹھ جی، آپ کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ دھنی رام: پردھان منتری جی، مجھے آپ کا قیمتی وقت ضائع کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن جانے سے پہلے میں یہ بھی پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے دوسرے وزیروں، خاص طور پر سردار سورن سنگھ کو یہاں کیوں نہیں بلایا؟ وزیر دفاع چون: سردار سورن سنگھ سے تمہیں کیا کام ہے؟ دھنی رام: مہاراج، وہ بھارت کے بدیش منتری ہیں اور میں ان سے اس بات کی تسلی چاہتا ہوں کہ کہیں چین تو میدان میں نہیں آ جائے گا۔ چون: چین کے میدان میں آنے سے پہلے ہماری جنگ ختم ہو چکی ہوگی۔ دھنی رام: مہاراج، آپ جنرل چودھری کو اچھی طرح سمجھا دیں کہ وہ جنگ لمبی کر کے چین کو میدان میں آنے کا موقع نہ دیں۔ چون: جنرل چودھری تم سے زیادہ سمجھدار ہیں، اب تم جاؤ اور یہ وعدہ کرو کہ راستے میں سردار سورن سنگھ کو بے آرام نہیں کرو گے۔ مول چند: جناب، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وزیر خارجہ اس وقت سو رہے ہوں گے۔ شاستری: وزیر خارجہ سو نہیں رہے،
बल्कि एक ज़रूरी प्रेस नोट तैयार कर रहे हैं। अब तुम हमारा वक्त ज़ाया न करो। मूलचंद, आइए सेठ धनीराम जी, चलते हैं। मूलचंद धनीराम का हाथ पकड़कर बाहर निकल जाता है। शास्त्री थोड़ी देर आंखें मलने के बाद चमन की तरफ मुतवज्जे होता है। चमन जी, जनरल चौधरी को फिर एक बार ताकीद कर दीजिए कि अगर जंग जरा लंबी हो गई तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। चमन, महाराज, जनरल चौधरी को बार बार ताकीद करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि आपको हमारी बख्तर बंद फौज का अंदाजा नहीं। जब सैकड़ों टैंक पेशकदमी करेंगे तो दुश्मन ये महसूस करेगा कि फौलाद की एक दीवार उनका पीछा कर रही है, और इस दीवार के पीछे हमारा लश्कर तूफानी समंदर की लहरों की तरह आगे बढ़ रहा है। वजीर दाखिला नंदा, और ऊपर हमारे हवाई जहाज होंगे। वजीर इत्तलात इंदिरा गांधी, और हवाई जहाजों के ऊपर वो होंगे जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकेंगी। चमन, श्रीमती, आप क्या कह रही हैं? हमारे जेट हवाई जहाज़ों के ऊपर क्या हो सकता है? हम पाकिस्तान के हवाई जहाज़ों को उड़ने का मौका ही नहीं देंगे। वजीर इत्तलात इंदिरा गांधी, चमन जी, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं ये कह रही थी कि भारत के हवाई जहाज़ों के ऊपर मेरे पिताजी और गांधी महाराज की आत्मा प्रवास कर रही होगी, और उनकी जुबान पर जय हिंद और अखंड भारत के नारे होंगे। चमन, मुझे यकीन है कि पानीपत के उन सूरमाओं की आत्माएं उनके साथ होंगी जिन्होंने राम राज के लिए जानी दी थी। शास्त्री, चमन जी, भगवान के लिए आज रात मुझे पानीपत की याद न दिलाओ। मेरे सामने पानीपत के उन सुरमाओं का जिक्र ना करो जिनकी याद में भारत माता 200 साल से आंसू बहा रही है। अगर तुमने चंद बार और पानीपत का नाम लिया तो मेरा दिल फट जाएगा। पानीपत को भूल जाओ चमन जी, वो भारत के सपूतों का मरघट है। वजीर दाखिला नंदा, राष्ट्रपति ठीक कहते हैं चमन जी। आज आपको सिर्फ उन जंगों का जिक्र करना चाहिए जिनमें हमें फतह हासिल हुई थी। चमन, हमें कौन सी जंग में फतह हासिल हुई थी? नंदा, श्रीमती जी, इस सवाल का जवाब आप दें। इंदिरा गांधी, जहां तक मुझे याद है, मुसलमानों के खिलाफ तो हमने पानीपत के अलावा किसी भी जंग में फतह हासिल नहीं की थी। वजीर दाखिला नंदा, क्या हनुमान जी ने सोने की लंका नहीं जलाई थी और उसके बाद महाभारत की जंग नहीं हुई थी? इंदिरा गांधी, नंदा जी, लंका वाले मुसलमान नहीं थे, और महाभारत की जंग भी कौरव और पांडु का घरेलू तनाजा थी। वो भाई भाई थे और इसी देश के रहने वाले थे। उस जंग में कौरव जीते थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि हम कौरव हैं या पांडु हैं। कौरव और पांडु की लड़ाई की तरह हमारे देश में और भी जंगें हुई थी, लेकिन वो सब भारत के हिंदू राजाओं और महाराजाओं के दरमियान हुई थी। हाँ, मुझे याद आ गया। हमारे राजा पोरस ने दरियाए झेलम के किनारे सिकंदर आजम का मुकाबला किया था। सिकंदर मुसलमानों की तरह एक विदेशी था, लेकिन राजा पोरस अपने बेशुमार जंगी हाथियों के बावजूद उसका रास्ता न रोक सका। राजा पोरस के मनहूस हाथियों ने बदहवास होकर अपना ही लश्कर तबाह कर डाला। चमन, आप गणेश देवता को मनहूस ख्याल करती हैं? इंदिरा गांधी, नहीं, मैं गणेश देवता को मनहूस ख्याल नहीं करती, लेकिन ये बात सारी दुनिया को मालूम है कि जंग के मैदान में पोरस के हाथी मनहूस साबित हुए थे। चमन, अगर पोरस के लिए हाथी मनहूस साबित हुए थे
تو آپ اس موقع پر بار بار ان کا ذکر کیوں کرتی ہیں؟ اندرا گاندھی: لیکن اس میں برائی کیا ہے چون جی؟ برائی ہو یا نہ ہو، میں اس موقع پر راجہ پورس اور اس کے ہاتھیوں کا ذکر نہیں سن سکتا۔ لیکن اس کی وجہ؟ وجہ میں نہیں بتاؤں گا، آپ کوئی اور بات کریں۔ آپ پورس کے ہاتھیوں کے ذکر سے اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری فرسٹ آرمڈ ڈویژن کے ٹینکوں کا نشان کالا ہاتھی ہے؟ یہ سب اس گدھے کی کرتوت ہیں۔ شاستری: کون سا گدھا؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مہاراج، میں اپنے سیناپتی کے متعلق کہہ رہا تھا۔ نندا: سیناپتی نے کیا کیا ہے؟ مہاراج، اس بیوقوف نے بہترین ٹینکوں کے لیے کالے ہاتھیوں کا نشان پسند کیا تھا۔ کاش مجھے چند دن پہلے معلوم ہوتا کہ حملے سے چند گھنٹے پہلے شریمتی اندرا پورس اور اس کے ہاتھیوں پر لیکچر دینا شروع کر دیں گی تو میں حکم دے دیتا کہ ٹینکوں سے ہاتھیوں کے نشان مٹا دیے جائیں۔ اندرا گاندھی: چون جی، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں میری نیت آپ کا مورال خراب کرنے کی نہیں تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ راجہ پورس اور اس کے ہاتھیوں کے ذکر… بھگوان کے لیے خاموش رہیے ورنہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ شاستری: چون جی، ہمت سے کام لیجئے، آپ بھارت کے رکشا منتری ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ شریمتی جی کا مقصد آپ کو چڑھانا نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہر میٹنگ میں 1-2 بار پانی پت کی تیسری جنگ کا ذکر ضرور کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ جنگ بھارت کے لیے انتہائی منحوس تھی۔ میں احتجاج کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے بھول ہو گئی، لیکن پھر بھی آپ سے بھول ہو ہی جاتی ہے۔ وزیر دفاع چون: شاستری جی، آئندہ مجھ سے ایسی بھول نہیں ہوگی۔ بھگوان کے لیے شریمتی جی کو بھی سمجھائیے کہ وہ مجھے بار بار راجہ پورس اور ان کے منحوس ہاتھیوں کی یاد نہ دلائیں۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ شاستری کا سیکریٹری ریسیور اٹھا کر کان سے لگانے کے بعد شاستری کی طرف بڑھاتا ہے اور کہتا ہے: مہاراج، جنرل چودھری کا ٹیلی فون ہے۔ ہیلو جنرل چودھری۔ نہیں، میں سو نہیں رہا۔ مسٹر چون یہیں ہیں، وہ آپ کی فتح کی پہلی خبر سننے تک یہیں رہیں گے۔ کتنے ٹینک؟ کاش میں دیکھ سکتا۔ ہاں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ رات کے وقت وہ جنگی ہاتھیوں سے زیادہ خوفناک معلوم ہوتے ہیں۔ میں تمہیں آشیرواد دیتا ہوں۔ جے ہند۔ شاستری ریسیور رکھتے ہوئے چون جی سے کہتا ہے: چون جی، جنرل چودھری کہتا ہے کہ ہمارے ٹینک پیش قدمی کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ہم مختلف محاذوں سے پاکستان کی سرحدوں کو عبور کریں گے۔ رات کے وقت یہ آہنی قلعے جنگی ہاتھیوں سے کہیں زیادہ خوفناک محسوس ہوتے ہیں۔ حملے کے وقت ان کی طاقت ہزاروں ہاتھیوں سے زیادہ ہوگی اور ان کے پیچھے ہزاروں بختر بند گاڑیاں، جیپیں اور ٹرک ہوں گے۔ وزیر دفاع چون ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے: شاستری جی، بار بار ہاتھیوں کا ذکر نہ کیجیے، یہ بدشگونی ہے۔ وزیر داخلہ نندا: کیسی بدشگونی چون جی؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ چون: میں پورس نہیں ہوں اور میرے ٹینک پورس کے ہاتھی نہیں ہیں۔ جنرل چودھری میرا مورال خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر ہاتھیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن میرا مورال خراب نہیں ہو سکتا۔ تم ڈاکٹر کو بلاؤ، چون جی بہت تھک چکے ہیں۔